तो गाइस हमारे नई सीरीज के पहले पार्ट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आंतरिस एम्पायर के कैपिटल सिटी रफीनियम को जलते हुए दिखाया जाता है और उसके जलने के कारण कुछ और नहीं बल्कि में फाइट हो रही होती है और वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं और वे मॉन्स्टर कई सारे इंसानों को मारने में लगे हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह इंसान काफी ज्यादा वेपन्स लेकर उन मॉन्स्टर को हराने के लिए उनसे फाइट करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने में लगे हुए हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर को हरा सकें। लेकिन मॉन्स्टर की संख्या और उनकी ताकत उनके मुकाबले बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला उन लोगों के लिए। तभी हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि सब बाकी जो कमांडर वगैरह होते हैं उनसे कह रहे होते हैं कि हमारे जो 2 लाख की आर्मी थी उन्हें इस बंदे के मॉन्स्टर के द्वारा जो इन्वाइट किए गए थे, समन किए गए थे, हमें उसने सभी के सभी हमारे पूरे के आर्मी मेंबर्स को इसने एनिहिलेट कर दिया यानी कि मार दिया और हमारी 2 मिलियन की जो मिलिट्री थी वो इनसे हार गई। तभी उसका जो साथी होता है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि हमारे जो 2 लाख की संख्या है वो तो दूर से बैठे हुए रेंज अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स ने उनको हरा दिया और उन्होंने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया जिसके कारण हमारे 3 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। और तभी वे बंदा उससे कहने लगता है कि भले ही उस इविल डीमन ने यानी कि डीमन किंग ने हमारे इस दुनिया को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की और उससे फाइट करने के लिए चाहे हमारा पूरा का पूरा जो देश है वही क्यों ना तबाह हो जाए, लेकिन जो उस डीमन किंग ने किया है कि पूरे वर्ल्ड को बुराई से उसने पेंट करके रख दिया है तो हम उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते इस तरीके से। तो अब उसकी जो मौत है वो आ चुकी है, जो हमारे हीरोज हैं वो उस डीमन किंग को जरूर मार देंगे। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि ये सब हमारे मैजेस्टी के कारण होने में लगा हुआ है यानी कि आपके कारण। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ग्रेट डेमोनिक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। इस जगह का नाम हॉल ऑफ अबायस है। यहाँ पर एक बंदा चिल्लाते उससे कह रहा है कि तुम और ज्यादा बुरे काम नहीं कर सकते और ये बंदा एक हीरो है और इस बंदे का नाम एलेक्स है और वो चिल्लाकर डीमन किंग से कहने में लगा हुआ होता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम वापस अपनी डार्कनेस में लौट जाओ। इविल किंग अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। और वहाँ पर और भी हीरोज मौजूद होते हैं और तभी हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम रेफेनहार्ट होता है और ये आंतरिस एम्पायर का एम्परर है। और तभी हमें स्वॉर्ड सेंट को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए डीमन किंग से कहने लगता है कि आज हम तुम्हारा यहीं पर अंत करेंगे और जो भी तुमने यहाँ पर बुराई फैला रखी है हम उसको भी खत्म कर देंगे और जड़ से उखाड़ देंगे और जो तुमने हमारे पूरे के पूरे देश को हमारे वर्ल्ड को बुराई से बिगाड़ कर रखा हुआ है पूरी तरीके से हम उसे साफ कर देंगे। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है कि ये तो तुम कुछ ज्यादा ही करने में लगे हो, तुम्हें पता भी है कि इस एम्पायर को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी। तो मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुम मेरे एम्पायर को डार्क एम्पायर क्यों कहने में लगे हुए हो जबकि साफ साफ इस एम्पायर का नाम आंतरिस है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या बात है, तुम्हारे देश में भी सन उगता है और हमारे देश में भी सन उगता है। और तभी हमें मार्शल किंग तेसू को दिखाया जाता है, टेस्लन को, जो कि डीमन किंग से कहने लगता है कि तुम्हारी जो बुराई है उन्होंने सभी लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से खराब कर दिया है और तुम अपने इस एम्पायर में डीमंस को ग्रो करने में लगे हुए हो। तो एक बार तुम यहाँ से चले जाओ यानी कि डीमन किंग तुम यहाँ से मर जाओगे तो यहाँ पर कोई भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं बचेगा और उनके अंदर का जो डिमोनिक नेचर है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तभी डीमन किंग इनकी फालतू की बकवास सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा इनको कहने का तरीका तो देखो, न जाने ये अपने आप को क्या समझने में लगे हुए हैं। ये पहले हुआ करता था और जो लोग बात करने लगे हैं उनकी डिमोनिक नेचर की, ये तो उनमें उनके खून में रग रग में था। मैंने तो बस उन्हें ह्यूमन टैक्टिक सिखा दी है कि किस तरीके से ह्यूमन वर्क करता है। उन्होंने उन मॉन्स्टर ने सभी ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पर मिसट्रीटेड होते हुए गुजारी है। मैंने उनके साथ बस ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें ये बस रहना सिखा दिया है किस तरीके से रहा जाता है और जबकि वो खुद सोचकर अपना काम खुद कर सकते हैं। तो जरा इन लोगों को तो देखो, ये लोग अब उन्हें करप्ट डीमंस कहकर बुलाने में लगे हुए हैं। ये बस ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस करते हैं वही ये लोग करने में लगे हैं। तो आखिरकार इनमें और उनमें ज्यादा फर्क क्या है। और तभी खड़ा होता है और उनसे पूछने लगता है क्या तुमने मेरे 4 जनरल्स को हरा दिया जो कि मेरे 4 हेवनली किंग्स भी थे। तभी स्वॉर्ड किंग उनसे कहने लगता है कि तुमने जिन ऑक्स को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा था वो मेरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए और मैंने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये बात सुनने के बाद जो डीमन किंग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो ऑर्क्स का ग्रेट वॉरियर था टेथ, तुमने उसे मार दिया। और मन में सोचते दूसरी तरफ कहने लगता है कि भले ही ऑर्क्स दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखते हो लेकिन उनकी जो इनोसेंट स्पीसीज है वो बस हंटर गैदरिंग वाला नेचर है उनका। और उनकी खास बात यह है कि वो कभी भी अपने साथियों को धोखा नहीं देते। भले ही वो देखने में बार्बरिक दिखते हो लेकिन वे है बहुत प्यारे और वह लोग इन जैसे लोगों की तरह नहीं है। वह लोग कमजोरों की सुरक्षा करते हैं और ताकतवरों से वे सिर्फ फाइट करते हैं। आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसी उनके बारे में इस तरीके से बात करने की जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर वगैरह हो। तभी मार्शल किंग टेस्लन उससे कहने लगता है कि तुम उन्हें 4 हेवनली किंग्स कहने में लगे हुए हो। उन्होंने बस जो गुनाह किए थे उनके गुनाहों की उन्हें सजा दी गई है हमारे द्वारा। वह जो ट्रोल्स थे वो बस इसी के लायक है। यह बात सुनने के बाद वो डीमन किंग मन में रोने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ तक कि मेरा जो ट्रोल ग्रांट अथिल्का था वो भी मारा गया इनके हाथों से। मुझे पता है कि जो ट्रोल्स है वो दिखने में काफी ज्यादा भयानक दिखते हैं लेकिन ये उनकी
कि कुछ ज्यादा ही बुराई नहीं करने में लगा हुआ और वो अपने उन मोमेंट के बारे में याद करने लगता है जिस समय उसने ट्रोल के साथ गुजारे थे और कहने लगता है कि जो ट्रोल्स हैं वो बस नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह हमेशा स्पिरिचुअलिटी पर ही फोकस करते हैं। तभी हमें सेंटेस फ्लिन को दिखाया जाता है जो कि प्रे की पोजीशन में खड़ी हो जाती है और अपने हाथ जोड़कर उससे कहने लगती है, यहाँ तक कि जो इविल ड्वार्फ थे जो कि इविल गॉड को पूछते हैं, हमने उनको भी इंसाफ दिला दिया है, जस्टिस कर दिया है उन्हें मारने के बाद। ये बात सुनने के बाद डीमन किंग उससे कहने लगता है कि यहाँ तक कि जो मैशिलियन है तुमने उन्हें भी मार दिया, वो भी मर गया। और दूसरी तरफ मन में सोचते वो कहने लगता है उदास होते कि आखिरकार जो ड्वार्फ्स के गॉड थे वो कब से डार्क गॉड बन गए। ये जो इंसान है वो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वह लोग ये सोचते हैं कि जिन लोगों की ये पूजा करते हैं उन लोगों को छोड़कर, उन गॉड्स को छोड़कर बाकी के जितने भी अदर गॉड्स हैं वो बस इविल गॉड्स हैं। तभी हमें इस मेज को दिखाया जाता है जिसका नाम जेड होता है। वो उससे कहने लगता है यहाँ तक कि जो डार्क एल्फ थी हमने उसे भी नहीं बख्शा, उसको भी गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। वो मेरे मैजिक का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाई और वो तुरंत वहीं पर मारी गई। ये बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो उस एल्फ के बारे में सोचने लगता है और वो गुस्से में आकर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, यहाँ तक कि तुमने उस सीरीज को भी मार दिया, तुम यहाँ पर अपनी मौत का बुलावा देने के लिए मेरे पास आए हुए हो और तुम मेरे पास आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार, तुम तो भीख मांग रहे हो मेरे सामने मरने की। और वो अपनी जब पावर को रिलीज करता है तो बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा दिखाने लगता है। ये देखने के बाद जो मार्शल गॉड होता है वो उससे कहने लगता है जो डार्क एल्फ थी वो एक इविल बंदी थी, इविल क्रीचर थी जो कि डार्कनेस में खो चुकी है और हम इस तरीके के जो क्रीचर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। तभी डीमन लॉर्ड सर पर हाथ रखता है, उनसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि उसकी जो स्किन है वो तुमसे काफी ज्यादा डार्क दिखती है और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम इंसानों ने सारे के सारे ट्रीज को काट दिया जिसके कारण उसे रहने के लिए बैरर लैंड्स में जाना पड़ा। और तुम्हारी एरोगेंस को तो देखो, तुमने एक प्योर ब्लडेड हाई रैंक के एल्फ को डार्क एल्फ की उपाधि दे दी और तुम बस उसे डार्क एल्फ इसलिए कहने में लगे हुए हो क्योंकि धूप की रोशनी के कारण उसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ब्लैक और डार्क हो गई। तभी हमें उस हीरो को दिखाया जाता है और उसके मेंबर्स को चिल्लाते हुए। तभी हीरो चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने जितने भी हमारे साथियों को मारा है उन सभी का बदला अब हम लोग तुम्हें मारकर यहाँ पर लेंगे इविल डीमन किंग, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। ये बात सुनने के बाद डीमन को कुछ गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार उन लोगों का बदला कौन लेगा जिनको तुमने मार दिया है, जो कि तुम्हारे ह्यूमन से पूरी अदर स्पीसीज के, अदर रेसेस के बंदे थे। तभी वो हीरो ये बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए उसे गालियां देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा डिस्पेशल हो रेफन हार्ट, अगर ये तुम्हारे इविल मैजिक के कारण नहीं होता तो जो अदर स्पीसीज है वो कभी भी डार्क के रास्ते पर नहीं चलते। अगर तुम उनकी लाइफ में नहीं आते तो उनकी जो जिंदगी थी, नॉर्मल जिंदगी, वो हमेशा की तरह जैसी चलती आ रही थी वैसी ही चलती रहती। ये बात सुनने के बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन बेवकूफों को मैं कितनी समझाने की कोशिश करूं, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाले। इनकी नजरों में जो अदर स्पीसीज हैं वो बस एक स्लेव के बराबर है जो कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी जानवर की तरह गुजारना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है और बस इसी कारण वर्ष से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि वे लोग इन्हें जब चाहे मार सकते हैं। और तभी डीमन किंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में यह बात है तो जो तुम चाहती हो कि मैं एक डीमन किंग बनूं तो मैं वही डीमन किंग बन जाता हूं और उन सभी का बदला लूंगा अब तुमसे। और वो अपने फुल फोर्स के माना को रिलीज करने लगता है और जब वे अपने माना को रिलीज करता है तो उन सभी पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है और उनके सारे के सारे मेंबर्स हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी हमें डीमन किंग को रोते हुए दिखाया जाता है जिसकी आंखों से आंसू निकलने में लगे हुए हैं और कह रहा होता है वो मन में सोचते हुए कि मेरा नाम रेफन हार्ट है, मैं हमेशा से बस एक ऑर्डिनरी और नॉर्मल मेज हुआ करता था। खैर देखा जाए तो मैं एक ग्रेट मेज हूँ तो वो कोई नॉर्मल बात तो है नहीं और कोई ऑर्डिनरी बात भी नहीं है, क्योंकि जो इंसानियत है वो कभी भी अदर वर्ल्डली स्पीसीज को अपने इक्वल में कभी भी नहीं समझती है और ना ही उन्हें इंटेलिजेंस क्रीचर के कैटेगरी में रखती है। एल्फ्स को यह लोग बस बहुत ज्यादा प्रिटी होने के कारण अपना गुलाम बनाना ज्यादा पसंद करते हैं और क्योंकि एल्फ से जिंदगी होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग चलती है इसलिए एल्फ्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और बात करें ड्वार्फ्स की तो ड्वार्फ्स बस उनके स्लेव्स हैं जो कि सिर्फ माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें, और ऑर्क मेंटल वर्क के लिए काम में आते हैं। और ट्रोल्स की बात करें तो ये ट्रोल्स का इस्तेमाल हीलिंग पोशन बनाने के लिए करते हैं। ये लोग बस उन्हें स्लेव की तरह सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ना तो उनके पास कोई ईगो है ना ही उनके पास दिमाग है। लेकिन जब मुझे उनके फॉरगेटन कल्चर के बारे में पता चला किसी रियून के दौरान तो मैं बहुत ज्यादा शौक था उस वक्त, और उसके बाद जब मैंने उनकी लैंग्वेज को सीखा तो मुझे पता चला कि आखिरकार उनका जो दिल है वो कैसा है और वो कैसा फील करते हैं। और मैंने उनके रहने का और कल्चर भी सीखा अच्छी तरीके से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो मेरा स्पिरिचुअल मैजिक है वो मैंने एल्फ से सीखा और सॉर्सरी ट्रोल से सीखी।
थी और इन सारी की सारी नॉलेज को मैंने जब कंबाइन किया तो मैं फाइनली 10th रैंक के 10th मैजिक सर्कल तक पहुंच गया, जो कि ऐसा इतिहास में पहली बार किया है, किसी ने नहीं किया मुझसे पहले। और इसी तरीके से मैंने जारी रखा उनसे अपना कांटेक्ट बनाते हुए, और इसी तरीके से मेरा जो प्यार है उनके लिए वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया, जिस कारण से मेरे रहने का जो पूरी की पूरी जिंदगी है, पूरी तरीके से जिंदगी मेरी पूरी बदल गई। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी इन मॉन्स्टर्स को, अदर स्पीसीज है उनको इस तरीके से गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद मैंने ये मिशन चालू किया कि मैं सभी के सभी अदर स्पीसीज को खुद से बचाऊंगा। जैसे जैसे मेरा इलाका ग्रो होता गया वैसे वैसे जो ह्यूमन है उन्हें ट्रिक करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड होता गया, और वह लोग मुझे हराने के लिए अपने नाइट्स को मुझे मारने के लिए भेजने लगे एक एक कर। वह हम पर रेड करने लगे, हमारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगे और वो हमारी जमीन को लूटने लगे, और हम लोग उन्हें मारना नहीं चाहते थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भागते रहे। हमने तो बस इतना किया था कि जब हम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे तो अपनी जान बचाने के लिए हमने कुछ समय पर उन पर अटैक भी करना चालू कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का रियलाइज भी नहीं हुआ कि उस समय के दौरान हमने कब इतनी ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में कर लिया, और हमारे रहने की जो संख्या है वो भी कई गुना बढ़ गई और हमारा खुद का एक टाउन बन गया। और ये समय के साथ बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, और एक ना एक दिन बहुत समय गुजरता गया और बहुत समय के बाद ये पूरा का पूरा इलाका एंथ्रिस एम्पायर में बदल गया और मैं वहाँ का एम्पायर बन गया। मैंने भले ही इस एंथ्रिस एम्पायर को बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान से नफरत करता हूँ। मुझे बस इस बात का भरोसा है कि जो अदर स्पीसीज है वह लोग इंसानों से बिल्कुल भी छोटे नहीं है, इसलिए हमने कभी भी इंसानों पर इतनी बुरी तरीके से अटैक नहीं किया। और ये सब करने का नतीजा अंत में क्या निकला, मेरे सारे के साथी जितने भी थे वो मारे गए इंसानों के हाथों से, क्योंकि वो लोग अटैक करना रुकते ही नहीं थे। यहाँ तक कि एंथ्रिस में रहने वाले जितने भी लोग थे वे लोग ये सोचते थे कि ये जगह है वो रहने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा सुरक्षित जगह थी। लेकिन इंसानों का यह मानना था कि ये सारे के सारे जो अदर स्पीसीज हैं उसे डीमन किंग यानी मेरे द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वे लोग ऐसा क्यों सोचने में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी जो आर्मी है वो ऑर्क्स और गॉब्लिन से मिलकर बनी हुई है। मुझे पता है कि वो इतनी ज्यादा प्रिटी स्पीसीज नहीं है जो कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम मेरे लोगों को बस इस छोटे से रीजन के लिए मारने में लगे हुए, इस बात को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये मेरा धर्म है, ये मेरा काम है कि मुझे अपने एम्पायर को खुद जाकर बचाना होगा। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, वो भी फुल फोर्स के साथ, और कहने लगता है कि अगर वाकई में तुम्हारी दुनिया में कोई ऐसा लॉ है जहाँ पर तुम मर्डर कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो मैं उस लॉ को तोड़कर एक नया लॉ बना दूंगा। और जो हीरो उस पर अटैक करने के लिए आया होता है उसकी हालत खराब हो रही होती है इतना ज्यादा पावरफुल अटैक के कारण, और वो दूर जाकर गिरने लगता है। इसको इस तरीके से हारते हुए देखते हुए डीमन लॉर्ड उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और तुम्हें हीरो कहा जाता है क्योंकि तुम्हें मैजिक और स्वॉर्ड दोनों ही यूज करना आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने अभी तक अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना नहीं जाना है और तुमने इन्हें अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया। और यहाँ पर एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये टेस्ला ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और जब एलेक्स इस तरीके से हार जाता है तो डीमन लॉर्ड मन में सोचते हुए कहने लगता है उसकी तरफ देखते हुए कि भले ही ये एक हीरो है, इसके पास हीरो का टाइटल है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, क्योंकि जो असली हीरोज होते हैं वो हमेशा स्टोरी के एंड में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये मेरे लिए बेटर हुआ कि मैं इसको यहीं पर निपटा दूं, तो क्योंकि अगर पहले हीरो ही मारा गया तो आखिरकार स्टोरी का अंत कौन करेगा। और अब जबकि मैंने सारे के सारे फालतू के मेंबर्स को हटा दिया है तो अब सिर्फ और सिर्फ मार्शल किंग टेस्लन यहाँ पर बचा हुआ है। तभी हमें मार्शल किंग टेस्लन को दिखाया जाता है जो कि एक बॉडी बिल्डर होता है और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जब उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी बिजली से चमकने लगती है, वो ऑरा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग कहने लगता है कि ये इस पूरी की पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट किंग, इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। बाकी जो लोग थे उन्हें तो हराना मेरे लिए काफी आसान था, लेकिन इसे हराने में मेरे पसीने छूट जाएंगे। और तभी जो मार्शल आर्ट्स किंग टेस्लन होता है वो डायरेक्टली अपने फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यह देखने के बाद डीमन किंग मन में सोचते कहने लगता है कि ये बंदा बस डायरेक्टली अटैक करना ही जानता है और चीजों को तबाह करना जानता है बस, और अगर ऐसे ही चीजों को तबाह करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे हराने में ज्यादा आसानी होने वाली है। मेरे कहने का मतलब है कि इसे हराने में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये तो हर चीज को तबाह करते जाता है, यहाँ से भी गुजरता है वहां पर, और उसके एक मौके के कारण उस जगह पर एक बहुत ज्यादा छेद हो जाता है उस दीवार पर और वहां से कुछ बाहर निकलने लगता है और दिखाया जाता है कि ये डीमन किंग है। और वो किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि वो भले ही अपने मैजिक का इस्तेमाल कर बाहर उड़ने में लगा हुआ है, लेकिन टेस्लन उसका पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अपने हाथ का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है हवा में। और डीमन किंग अपने आप को बचाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल वापस से करता है, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो टेस्लन होता है वो हैंड चॉप का इस्तेमाल करता है और इससे कहने लगता है रेवेनहार्ड अब तुम्हारे यहीं पर अंत होता है, ये हमारी जीत हुई। और तभी दिखाया जाता है कि जो हेड चॉप होती है वो डायरेक्टली डीमन किंग के सर पर लगती है, जिससे कारण उसका जो सर होता है वो पिचक जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो कि देखने में वाकई में बहुत ज्यादा कॉमेडी वाला सीन था। और तभी डीमन किंग से सर के खून निकलते हैं वो उससे कहने लगता है डीमन किंग बस तुम बस इतना ही कर सकते थे, मैंने तुम्हारे अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया है। इसे देखते हुए टेस्लन उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी
डीमन किंग से। दूसरी तरफ डीमन किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसकी पूरे शकल का थोपड़ा बिगड़ गया होता है और खून निकल रहा होता है उसकी बॉडी से। और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द मारा जाऊंगा। मेरी जो स्पाइन है वो ऑलरेडी टूट चुकी है, अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचना है तो मुझे बस इसे मारना होगा। लेकिन जरा इसकी पावर तो देखो, इसकी पावर को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इसे हरा पाऊंगा। तभी टेस्लन उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहने लगता है कि मैं आज तुम्हारा इंसाफ जरूर दिलाकर रहूंगा। तुमने जितने भी गुनाह किए हैं उनकी सजा आज मैं तुम्हें खुद दूंगा। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम जीत गए, बस खुश, मिल गई खुशी तुम्हें। तभी टेस्लन उससे कहने लगता है कि एक बार मैं अगर तुम्हें मार दूं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी अदर स्पीसीज हैं, उनके दिमाग में जो डिमोनिक ऑरा तुमने भर रखा है, डिमोनिक एनर्जी, वो सारी की सारी गायब हो जाएगी और वो लोग आजाद हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और अपने दांतों को फिसफिसाते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि मैं गिव अप करने वाला था, लेकिन अब मैं गिव अप नहीं कर सकता। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए और ज्यादा कि भले ही इनके कहने का मतलब क्या है कि ये लोग आजाद हो जाएंगे अपने डिमोनिक नेचर से, तुम लोगों का कहने का मतलब है कि उनकी जो किस्मत है वो बस एक स्लेव की तरह रहना है और यही उनकी नेचुरल किस्मत है। मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मेरा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा खराब कर रही है ये बात, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और तभी अपने हाथों से एक आर्टिफैक्ट निकालता है और कहने लगता है कि ये अब मैंने एक बढ़िया सा आर्टिफैक्ट निकाल लिया है जो कि टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसे मैंने एंशिएंट रून में पाया था। ये एक इतना ज्यादा पावरफुल मैजिकल आइटम है जहाँ पर 10 सर्कल का जो मैजिक, यानी कि मैं जो कि 10 सर्कल मेज हूँ, अभी तक इस मैजिक आइटम को ढंग से इसकी जांच भी नहीं कर पाई है, ना ही मैंने पता लगा पाया है कि ये ज्यादा सही से काम करता भी है या नहीं करता है। और इसे तो यहाँ तक कि मैं भी नहीं बना सकता इतना पावरफुल होने के बाद भी। और जब वो अपना आर्टिफैक्ट निकालता है तो टेस्लन उसको देखने के बाद सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी डीमन लॉर्ड उससे कहने लगता है कि मैं टाइम एंड स्पेस का जो रिग्रेशन स्पेल है वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा आइटम है, ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसका इस्तेमाल कर मैं समय में पीछे जा सकता हूँ, यहाँ तक कि जो गॉड्स हैं वह भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो उसे एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये जो चीज है वो काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। और उसे टोंट मारते हुए कहने लगता है कि मार्शल किंग, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे रोक के दिखाओ। तभी मार्शल किंग उसको आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि रेफेनार्ड, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की ट्रिक करने की। और जो डीमन लॉर्ड है वो अपना फुल पावर का सारा माना उस आर्टिफैक्ट में इकट्ठा करते हुए कहने लगता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और मार्शल किंग को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली उसके अटैक के बीच में कूद जाता है, जिसको देखकर वो घबराया होता है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड की भी हालत खराब हो गई होती है और मार्शल किंग अपनी फुल फोर्स के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक उसकी तरफ करने लगता है और वो डायरेक्टली उस आर्टिफैक्ट में हिट कर देता है अपने हाथों से। तभी वहां पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी चमकती है, जिसके कारण जो मैजिशियन होता है यानी कि डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा अपनी तेज रोशनी के कारण अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपना सारा का सारा माना उसमें पुट कर देता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, आसपास की चीजें सारी की सारी तबाह होने लगती है और टूटने लगती हैं। और जब दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लगती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बन जाता है और इतना बड़ा एनर्जी का गोला बनने के कारण वहाँ की हर एक चीज पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और इसी तरीके से सिचुएशन बदलती है और एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। और तभी घर के अंदर जाता है। यहाँ पर कोई सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार ये किस तरीके की आवाज आने में लगी हुई है, ये हवा, ये मौसम, ये गर्माहट, ये कंफर्टेबल फीलिंग, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिरकार कौन है जिंदा? और वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि मन में सोचते हुए, क्या जो मैंने रिग्रेशन स्पेल टाइम एंड स्पेस का जो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट किया था पीछे जाने के लिए समय में, क्या वो वाकई में काम कर गया? यहाँ तक कि जो उसका स्पेल है मैंने अभी तक उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज भी हासिल नहीं कर पाया था। इतनी ज्यादा स्टडी करने के बाद भी मुझे पता था कि मैं एक जीनियस, लेकिन मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि ये आर्टिफैक्ट वाकई में काम कर जाएगा। और उठने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। सिचुएशन देखकर अभी की ऐसा लगता है जैसे कि मैंने टाइम लाइन में जंप किया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी सिचुएशन के बारे में याद नहीं है कि मैं पास्ट में कभी ऐसी कोई जगह पर फंसा था या फिर ऐसी सिचुएशन में कभी था। आखिरकार मैं इस समय पर कितना ज्यादा ओल्ड होना चाहिए था मुझे। तभी हमें एक यंग लड़के को दिखाया जाता है जो कि टोटली कंफ्यूज हुआ होता है और इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि रिबोर्न होने वाला बंदा और भी नहीं बल्कि मैं वही डीमन लॉर्ड होता है जिसने उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट किया था। और वह अपने बेड से उतरने लगता है और अपनी बॉडी को चेक करते हुए उससे कहने लगता है कि मेरी जरा बॉडी को तो देखो। मेरी बॉडी को देखने के बाद जो बाकी के लौंडे लोग हैं ना वो तो रो पड़ेंगे कि उनके पास इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मसल्स जो नहीं है। और वो अपने आप को जब आईने में देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस बॉडी की परेशानी क्या है, ये सब क्या चीज है। और इस बॉडी पर हर जगह पर निशान पड़े हुए हैं और पूरी की पूरी बॉडी है जो मसल से कवर हो रखी है।
ये देखने में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है मुझे तो, क्योंकि एक जो मैजिशियन है उसे बस मैजिक में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिरकार इन सब यूजलेस सिक्स पैक्स का क्या मतलब समझो। और अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा वियर्ड है मेरे लिए कि मैं अपने बारे में ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ की जगानी में मैं इतना ज्यादा हैंडसम था कि सारी की सारी लड़कियां मेरे चेहरे पर मना करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे कई सारी जो एल्फ थी वो मुझे हासिल करने के लिए रोया करती थी। मैं इतना ज्यादा हैंडसम था पुरानी लाइफ में, लेकिन मैंने जैसे ही रिग्रेस किया है तो आखिरकार इस चेहरे की परेशानी क्या है इसको देखकर ही पता चलता है कि ये किसी बेवकूफ का चेहरा है। तो आखिरकार वो मेरा हैंडसम चेहरा था वो कहाँ चला गया। और अभी की बॉडी देखकर तो ऐसा लगता है मेरी बॉडी कि जैसे कि ये कोई स्टैच्यू वगैरह हो। आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है? क्या जब मेरा टाइम एंड स्पेस का रिग्रेशन स्पेल है वो वाकई में फेल हो गया? क्या इसी कारण से मैं किसी और बंदे की बॉडी में घुस गया हूँ? लेकिन इसके चेहरे को तो देखो, इसका चेहरा देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा फैमिलियर सा महसूस लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पास्ट में कभी रिबॉर्न हुआ ही नहीं हूँ, शायद मैं अभी प्रेजेंट में रिबॉर्न हो गया हूँ और मैंने इस लड़के की बॉडी में कब्जा कर लिया है और मेरी सोल है जो मेरी आत्मा है वो इसकी बॉडी में घुस गई है। लेकिन जरा इसकी आंखों को तो देखो, इसकी थिक ब्राउन आईब्रोज को तो देखो और इनकी गुस्से दिलाने वाली आंखें और इतना ज्यादा परेशान दिखने वाला मुंह जैसे कि बहुत ज्यादा चलता हो। अगर मेरी जो दाढ़ी वगैरह है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि मैं उस मार्शल किंग की तरह दिखूंगा जिसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो किसी और की बॉडी में नहीं बल्कि मैं मार्शल किंग की बॉडी में आ चुका है। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है डीमन लॉर्ड कि आखिरकार मैं टेस्लन की बॉडी में कैसे आ गया। तभी वो अपने बारे में सोचने में लगा ही हुआ होता है, तभी पीछे से कोई चिल्लाता है और कहने लगता है कि टेस्लॉन तुम जल्दी से बाहर आ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सूरज ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तभी हमें एक बहुत से बड़े दिखने वाले जायंट को दिखाया जाता है जो कि उस छोटे से घर के कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कमरा का जो दरवाजा है वो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा है। और थोड़ा सा अंदर घुसने के बाद कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो और तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तभी डीमन लॉर्ड उसको देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उस जायंट को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने लगता है कि हम लोग आज के दिन को भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। और उसके पसीने छूट जाते हैं इसको इस तरीके से देखते हुए डीमन लॉर्ड के, और डरते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। दूसरी तरफ मन में सोचते घबराते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो जायंट होता है वो उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों करने में लगे हो जैसे कि हम लोग लाइफ में पहली बार मिल रहे हो। और डीमन किंग देखकर काफी ज्यादा पसीना पसीना हो गया होता है इतने ज्यादा बड़े जायंट को, और देखकर घबराते हुए कहने लगता है कि यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं सच में नहीं जानता कि आप कौन हो। तभी वो जायंट उससे कहने लगता है कि टेस्लन तुम्हारी जो नौटंकी है तुम इसे बंद करोगे क्या, क्योंकि तुमने ऐसा जो बहाना है वो ऑलरेडी 2 बार इस्तेमाल कर लिया है। तो हमें लगता है कि ये काम करेगा मुझ पर, और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम भी इस बात को जानते हो कि तुम्हारी जो एक्टिंग है वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। और तभी वो टेस्लन का सर पकड़ता है जो कि डीमन लॉर्ड अब उसकी बॉडी में आ चुका है। और तभी वो जायंट उसका सर पकड़ने के बाद घसीट कर उसे ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग ट्रेनिंग एरिया में जल्द से जल्द पहुंच जाए। और टेस्लन इसको टेस्लन बुलाऊं या डीमन किंग, खैर इतना तो अब समझ जाओ ये दोनों एक ही बंदे हैं अब। तभी टेस्लन कहने लगता है 1 मिनट रुको, ट्रेनिंग तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है टेस्लन की अभी की सिचुएशन देखकर लग रहा है कि ये कोई बंदा, ये जायंट कोई और नहीं बल्कि मैं टेस्लन का मास्टर है, टीचर है, और ये इस कंटिनेंट का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है, मार्शल किंग गेराल्ड क्रॉम प्रोटस है। और ये अभी मार्शल किंग नहीं है बल्कि मैं फॉर्मल मार्शल किंग है। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमें टेस्लन को दिखाया जाता है जिसे एक खंबे पर बांध दिया जाता है, वो भी रस्सियों से। तभी टेस्लन उससे कहने लगता है कि हे ओल्ड बुड्ढे, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो क्या। तभी उसका टीचर उससे कहने लगता है कि तुम आज कुछ बहुत ज्यादा ही बकवास करने में लगी हुई हो तो मैं तुम्हारा मुंह बांध देता हूँ। और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा होता उसके बाद टेस्लन। और तभी उसका टीचर एक बांस का डंडा उठाता है और उसे उठाने के बाद कहने लगता है कि चलो हम लोग अब अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देखने के बाद टेस्लन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराने लगता है। और तभी उसका टीचर एक जोरदार उस बांस के डंडे से उसके पेट पर मारता है, जिसके कारण उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है टेस्लन की। और डीमन लॉर्ड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, और टोटली कंफ्यूज होता है। उसकी बॉडी पर उस पर इस तरीके से अटैक होने के कारण वहाँ पर एक निशान बन जाता है। और सिर्फ एक अटैक नहीं होता बल्कि में उसका टीचर उस पर बार बार अटैक किए जा रहा होता है। और मन में सोचते हुए सीरीज के बारे में याद करने लगता है जो कि वही डार्क एल्फ थी, और कह रहा होता है कि क्या मैं इसी तरीके से वाकई में आज मरने वाला हूँ सीरीज। तभी उसका टीचर उसको इस तरीके से देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आज इसके जो हाथ है वो अजीब तरीके से महसूस होने में लगे थे, इसके जो हाथ है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा सॉफ्ट थे आज, क्या इसकी याददाश्त वाकई में चली गई है। और उसे मारते मारते कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि जो हमारी जो मार्शल जिम है, जो हमारा मार्शल क्लैन है जिम अनब्रेकेबल, वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग क्लैन है, क्योंकि जबकि हमारा जो ट्रेनिंग ट्रेडमार्क है वो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है
और बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। तो एक तो किसी ट्रेनी के लिए इस तरीके से याददाश्त होना कुछ समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है समय समय के साथ। क्योंकि पास्ट के समय में मैंने भी जब ट्रेन करने में लगा हुआ था तब मेरी भी याददाश्त चली गई थी कुछ समय के लिए। खैर जब कोई बड़ी बात तो है नहीं है, तो इसका जो सिंपल है सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, और वो उसे और जोर से मारना चालू कर देता है और कहने लगता है उसे चिल्लाते हुए कि मैं तुम्हें जितना ज्यादा मारूंगा वो तुम्हें उतना ही ज्यादा अच्छा फील होगा। दूसरी तरफ जो डीमन किंग होता है वो उसकी तो ऐसी हो रखी होती है, वो रोना चालू रखता है और मन में सोचते कह रखता है कि कोई तो मुझे बचा लो यार, कोई तो बचा लो। तभी उसका टीचर उसे मारते हुए जोर जोर से कहने लगता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या इतना रीजन काफी नहीं है उनके लिए कि वो आर्मर्स का और वेपन्स का स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरों से फाइट करने के लिए? ये बात सुनने के बाद टेस्ला यानी कि डीमन लॉर्ड मन में सोचते कहने लगता है कि इसका टीचर पूरी तरीके से पगला चुका है कि आखिरकार ये इंसानों को बेवकूफ क्यों कह रहा है उन्हें टूल इस्तेमाल करने से। तभी उसका टीचर उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये सिर्फ उनके बहाने हैं क्योंकि वो कभी भी अपनी वीकनेसेस को पूरा नहीं कर सकते और अपनी वीकनेस से छुटकारा नहीं पा सकते, और उससे छुटकारा पाने के लिए वो दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो असली मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं और जो वीकनेसेस हैं उन्हें अपनी बॉडी से दूर कर देते हैं। यह बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो फालतू का लॉजिक जी बताने में लगा हुआ है, मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा सुन रहा हूँ। तभी उसका मास्टर उस लकड़ी को तोड़ देता है और उससे कहने लगता है, उसको मारते मारते टूट गई खैर ये तो, और कहने लगता है क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो भी किसी स्टील की तरह होते हैं, तुम उन्हें जितना ज्यादा पीट पीट कर शेप देते रहोगे वैसे वैसे वो पीट पीट कर और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और पावरफुल बनते जाएंगे उनकी बॉडी। और एक समय ऐसा आएगा जबकि उनकी बॉडी स्टील से भी पावरफुल बन जाएगी और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता इतनी आसानी से। ये बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार इस बुड्ढे की परेशानी क्या है, आखिरकार ये इंसानों को स्टील में क्यों बदलना चाहता है, कौन सा बंदा तुम्हें लगता है कि वो स्टील का है? तभी उसका मास्टर उसके और दूसरा डंडा उठाकर उसके पास बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम वह स्टूडेंट हो जिसे मेरे द्वारा चुना गया है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम्हारी कोई भी फिजिकल लिमिट्स नहीं है, तो मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को स्टील जैसा बना सकते हो। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि टेस्लॉन, हर कोई ट्रेनिंग कर कर पावरफुल नहीं बन सकता, अपनी बॉडी को स्टील जैसा नहीं बना सकता। जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो हाई क्वालिटी का आयरन होता है सिर्फ उसी से ही अच्छे वेपन्स बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जो कि अपनी बॉडी को स्टील जैसा बना सकते हैं। और ऐसे ही पर्सन की तलाश में मैं जब गया था तब मैं तुमसे मिला टेस्ला, और वो इसके मुंह पर एक जोरदार मार देते हैं उस लकड़ी से, और मारते मारते उसका टीचर उससे कहने लगता है कि तुम्हें समंदर की तरह सोचना चाहिए जो कि हर चीज को निगल जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। इतनी ज्यादा चीजों को निगलने के बाद भी उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता, तो तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जो समंदर है वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें उस समंदर को अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा टेस्ला। ये बात सुनने के बाद टेस्ला की हालत तो वैसी खराब रखी हुई होती है, तो वो मन में सोचते कहने लगता है कि इस जगह की जो बकवास है वो कहना बंद करो ओल्ड गीजर। और वो उस समंदर के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर उसने सीरीज के साथ कुछ अपने समय गुजारे थे, अपने हैप्पी मोमेंट उस डार्क एल्फ के साथ, और वो उनको याद करते करते रोना चालू कर देता है। तभी उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। उसका टीचर वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि हमारी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तुम अंदर जाकर आराम कर सकते हो। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद टेस्लॉन कहने लगता है कि मुझे इतना ज्यादा इसने मारा लेकिन मैं नहीं मरा, मैं वाकई में जिंदा हूँ, मैं वाकई में जिंदा हूँ। और उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा गिरने लगती है और उसका शुक्रिया अदा कहने लगता है कि आपने मेरी जान बख्श दी आज के लिए। और उन लकड़ियों की हालत तो देखो, पूरी तरीके से टूट चुकी है सारी सही लकड़ियां। और इसी तरीके से नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक वाटर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पत्तियां डली हुई होती है, जिसको देखने के बाद जो टेस्लन होता है वो शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो गहरा लीव्स है। क्या जो लिक्विड है वो कुछ और नहीं बल्कि में हीलिंग पोशन है, क्योंकि एक बोतल की हीलिंग पोशन की जो प्राइस है वो 10 सिल्वर कॉइन्स है। लेकिन किसने इसके बारे में सोचा था कि यहाँ पर बोतल तो छोड़ो, यहाँ पर पूरी की पूरी बात बनी हुई है हीलिंग पोशन से। मैंने ये सुना था कि जो एम्पायर की क्वीन होती है वो दूध में नहाती है ताकि वो अपनी स्किन को और ज्यादा मुलायम बना सके, पर जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ ना उसके कंपेयर में तो वो क्वीन भी कुछ नहीं है, मैं तो उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हूँ। और वो अपने मास्टर से पूछने लगता है कि आखिरकार इस मेडिकल बात की क्या दिक्कत है भाई। ये बात सुनने के बाद उसका टीचर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि अगर तुम स्टील को और तो मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसे तराशने के बाद खूब ज्यादा कूटने के बाद उसे ठंडा करने की भी जरूरत पड़ती है। और इस सिचुएशन में आने के बाद टेस्लर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो मार खा कर पूरी तरीके से बदल गई है, बहुत ज्यादा पेन में थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर कर ली अपने माना और इस पोषण की बात का इस्तेमाल कर। और ऐसा करने से जो मेरी बॉडी है वो बीमार होने से पहले ही रिकवर हो जाएगी, और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने से मेरी जो बॉडी है वो समय के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेनिंग मेथड मैं अभी तक फॉलो करते हुए आ रहा था वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं गई और ये बिल्कुल भी इंसेन नहीं है। मेरी लास्ट लाइफ में मैंने टेस्लॉन से खुद पर्सनली जाकर फाइट की थी, तो मुझे पता है कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा टफ है। तो मैं इस बात को लेकर श्योर हो चुका हूँ कि टेस्लॉन ने बचपन में इस ट्रेनिंग को बार बार रिपीट किया था
तो इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हो चुका हूँ कि मैं पास्ट में रिग्रेट हुआ हूँ, आई मीन पास्ट में वापस से रिबॉर्न हुआ हूँ या फिर रिग्रेस हुआ हूँ। लेकिन मुझे अभी भी एक डाउट है कि अगर मैं वाकई में पास्ट में आ चुका हूँ टेस्लन की बॉडी में, तो मेरे उस वाले रूप का क्या हुआ जो कि इस मोमेंट पर कहीं और पर मौजूद है? क्या जो जवान वाला मेरा पास्ट वाला रूप था रेन हार्ट का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में? क्या दो एक जैसी सोल्स एक ही टाइम एंड डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं? और अगर ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल, तो यहाँ पर मेरी दो हाइपोथेसिस पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो अभी के इसी टाइम का रेफन हार्ट, और मैं यानी कि फ्यूचर से आया हुआ रेफन हार्ट, जो कि इस वक्त टेस्लन की बॉडी में एग्जिस्ट करता है। अब जबकि मैंने इसकी बॉडी को कवर कर लिया है, अपने आप कब्जे में कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों के दोनों अलग अलग बॉडी में हैं, तो हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि जो जवान वाला रेफन हार्ट है इस वक्त, उसकी बॉडी के अंदर मेरी सोल यानी कि टेस्लन की सोल जा चुकी है मार्शल किंग की। तो और ये सोचते सोचते वहाँ का सीन बदलता है। यहाँ पर उसका जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा खाना उसके लिए लेकर आया होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें ये सारा का सारा जो प्लेट में खाना रखा हुआ है तुम्हें अकेले साफ करना होगा। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी उसके टीचर कहने लगता है कि तुमने इतनी ज्यादा ओवर वर्क कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये सब खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। और उसे खाना खिलाने के बाद सुबह की मॉर्निंग जॉग पर ले जाने लगता है। उसके बैक पर आई मीन उसकी पीठ पर बहुत ही ज्यादा सामान होता है। उसको उठाकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है, जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट से पूछने लगता है क्या तुम काफी ज्यादा थक चुके हो स्टूडेंट? अगर ऐसी बात है तो हम लोग वापस से अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। क्या हमें अभी की जो ट्रेनिंग उसे कंटिन्यू करना चाहिए? तभी डीमन लॉर्ड उसे मना कर देता है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उसकी हालत देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। और तभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है किस तरीके से वो है पुशअप करने में लगा हुआ है। और इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली आखिरकार मैं कब तक इस तरीके की टॉर्चर वाली ट्रेनिंग करने वाला हूँ, मुझे कब इस ट्रेनिंग से आज़ादी मिलेगी। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पर लेट जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो अपने बॉडी के एक पार्ट को भी नहीं हिला पा रहा होता और बताने लगता है कि मैं पास्ट टेस्लोन की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। मैं तो ये सोचकर घबराया हुआ हूँ कि जो फ्यूचर है वो किस तरीके से काम करने वाला है, कितना ज्यादा फ्यूचर बदलने वाला है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। क्या मेरी पास्ट लाइफ में जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को जीने में लगा हुआ था, क्या मेरा जो अभी वाला रूप है वो भी उसी तरीके से जी रहा होगा? क्या होगा अगर दो सोल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गई तो? और बताने लगता है कि हर एक सोल इतनी ज्यादा यूनिक है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये इस वर्ल्ड का रूल है। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा अनलक्की हुए तो तुम्हारी जो सोल है वो पूरी तरीके से यहाँ से मिटा दी जाएगी। और जो इस वक्त जवान वाला रेन हार्ट है वो 10 सालों तक एक्टिव मेज नहीं बन पाएगा। तो अभी का जो उसका समय है वो इस वक्त अपने इस समय को पढ़ाई में गुजारने में लगा हुआ होगा और डेल्फिया टावर पर बुक्स को रीड करने में लगा होगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं उसके साथ 10 सालों के अंदर अंदर मिल पाऊंगा। दूसरी तरफ कहने लगता है क्या होगा अगर उस बॉडी का कंट्रोल टेस्ला ने ले लिया हो? तो अगर ऐसी बात हुई तो वो पक्का अपनी बॉडी बनाने के बाद वो मेरा पीछा करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि टेस्ला की जो पावर है वो इस जिम के अनब्रोकेबल जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर वो जो टेस्ला ने वो इतना पावरफुल बनाता। लेकिन जो मेरी पुरानी बॉडी थी वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ भी कर सकता है। जब तक वो 10th सर्कल का मेज ना बन जाए तब तक वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिम अनब्रेकेबल की ट्रेनिंग मेथड एक ऐसी ट्रेनिंग मेथड है, अगर ये उसे करना चाहता है तो इस बात की तो गारंटी है कि अगर ये वाकई पावरफुल बनना चाहता है तो इसे इसकी मास्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये अकेला ऐसा कुछ करे। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जिस स्टेज पर टेस्ला मौजूद था तो शायद वह कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले जिससे कि वो पावरफुल बन जाए। और तभी रात के समय में वो इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है कि अभी जो मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा मेन चीज है, वो यहाँ से भागने की है। और तभी वो वहां से भागना चालू कर देता है और भागते मन में सोचते हुए कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन सा ऑब्स्टिकल आ जाए मेरे सामने, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से भाग कर ही रहूंगा। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करने में लगा होता है तभी अभी अपने सामने अपने मास्टर को पाता है और देखकर कविता घबरा जाता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि स्टूडेंट आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? और टेस्ला उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले बंदे आखिरकार इतनी रात को तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम 1 या 2 मंथ से बहुत ज्यादा शांत थे, तुमने कोई भी हरकत नहीं दिखाई, जैसा मैं कह रहा तुम वैसा कर रहे थे। और अब जरा देखो इतना ज्यादा समय गुजरने के बाद तुम वापस से भागने की कोशिश करने में लगी हुई हो। क्या ये तुम्हारा 9वां टाइम है? जल्दी तुम्हारी भागने की जो संख्या है वो कम से कम डबल डिजिट में आ जाएगी। तभी टेस्ला उससे कहने लगता है कि जिस टेस्ला को तुम जानते हो मैं वो लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरा जो नाम है वो रेवन हार्ट है और मैं एक मैजिशियन हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है क्या इस बार की जो बैक स्टोरी है वो ये है तुम्हारी? ये बात सुनने के बाद टेस्ला सरप्राइज हो जाता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक अदर वर्ल्ड से आए हुए हो, और तो और इतना ही नहीं बल्कि तुमने ये भी कहा था कि तुमने गॉड से और ड्रैगन से भी मुलाकात की है। ये बात सुनने के बाद उसके घबराहट के कारण पसीने छूट जाते हैं और कुछ भी तो इसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसका टीचर फिर से कहने लगता है कि आखिरी बार तुमने मुझसे क्या कहा था कि ईस्टर्न कंटिनेंट में हुआन एम्पायर के पास, और जिस जगह से तुम आए हो उस जगह का नाम मूरी में, और तुमने ये भी बताया था कि तुम वहाँ पर एक एक्टिव मास्टर थे और तुम उसके बाद इस बॉडी में रीइंकार्नेट हो गए।
लेकिन तुम्हारी इस बार की जो स्टोरी है वो वाकई में कन्विंसिंग करने वाली है और तुम झूठ बोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। खैर आज के लिए इतना काफी है, चलो वापस से सोने चलते हैं। और वो वापस से उसका सर पकड़कर घसीटकर उसके कमरे में वापस ले जाने लगता है। तभी टेस्लन इसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और मन में सोचते गाली देते हुए कहने लगता है कि जरा इस ओल्ड मैन को देखो, इस बुड्ढे को। भले ही मैं यहाँ से भागने में आज नाकामयाब रहा हूँ, लेकिन कल मैं यहाँ से भागने में जरूर कामयाब रहूंगा। मुझे पता है कि इस जेल से निकलने में मैं आज कामयाब नहीं रहा, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन तुम इस बार में कभी भी मत सोचना कि मैं यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाऊंगा और हमेशा यहीं पर कैद रहूंगा। और तभी भी अगली बार फिर से भागने की कोशिश करने लगता है तो लेकिन उसका मास्टर बीच में कूद पड़ता है और कहने लगता है, हे स्टूडेंट, तुम्हारे जैसे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी ये सब किया था, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ से ऐसी ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो। और जब वो बाहर पानी के रास्ते से भागने की कोशिश करता है तो उसका मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके इतने देर ट्राई करने के बाद भी टेस्लन वहाँ से भागने में नाकामयाब रहता है। तभी उसका मास्टर फिर से उसके सर के बाल पकड़कर उसे घसीटकर वहाँ से ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हो तो इसका जो इनाम है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और इतने देर ट्राई करने के बाद टेस्लन वहाँ पर गिव अप कर देता है और कहने लगता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं भागने की कोशिश करूंगा यहाँ से। मैं पिछली लाइफ में एक डीमन किंग था जो कि गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन इस बार मुझे गिव अप करना पड़ा। तभी उसका टीचर उससे कहने लगता है कि हमारी जो जिम अनब्रेकेबल के जो रूल्स हैं और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 130 साल की स्टूडेंट को ना भागने देने की जो टेक्निक्स है ना वो बनाकर रखी हुई है। और हमारे इस क्लैन में ऐसा आज तक कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने भागने की कोशिश ना की हो। और कभी कभी तो उन सभी के सभी लोगों ने बीमार होने के भी नाटक किया है और उस दौरान भागने की कोशिश की थी। तभी टेस्लन मन में सोचते कहने लगता है कि अगर तुम्हारी किस्मत मान लो एक बार के लिए इतनी अच्छी भी होगी कि तुम यहाँ से भागने में कामयाब रहे, लेकिन तुम वहाँ का उसका जो पीछा है वो दुनिया खत्म होने तक करोगे, तो इससे बढ़िया तो मेरे लिए यही रहेगा कि मैं ऑफिशियली तुमसे परमिशन लेके इस माउंटेन से नीचे जाऊँ। और इसी तरीके से मैंने बाकी का जो मेरा समय है उस प्रिजन ऐसे जेल में गुजारा जो कि प्यार से भरा हुआ था इसके टीचर की नजरों में। और इसी तरीके से 2 साल उसे गुजर जाते हैं और तभी उसका टीचर काफी तो खुश होने लगता है उसको ट्रेन करने के बाद और उससे कहने लगता है कि तुमने आखिरकार कर ही दिया मेरे स्टूडेंट, तुमने फाइनली अपने ऑरा को पूरी तरीके से अवेकन कर दिया है। यहाँ पर पता चलता है कि टेस्लन का ऑरा यहाँ पर अवेकन हो चुका है। ये बात जानने के बाद टेस्लन काफी तो खुश होता है और कहने लगता है कि मन में सोचते हुए यहाँ तक कि जो स्वॉर्ड सेंट साइरस था उसे भी अपने ऑरा को जगाने में बहुत ज्यादा समय लग चुका था जो कि अपने 20s के एंड में था, लेकिन मुझे देखो मैं तो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ और मैंने अपने ऑरा को जगा लिया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खुशी वाली बात होती है। और उसका मास्टर भी इस बात को जानने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उससे पूछने लगता है कि टेस्लन आखिरकार तुम इतने ज्यादा शौक क्यों हो गए, आखिरकार हमारी जिम अनब्रेकेबल की जो टेक्निक्स है उसकी जो टीचिंग है उसका इस्तेमाल कर ये तो ऑब्वियसली बात थी कि तुम अपने ऑरा को जरूर जगा लोगे। अगर तुम अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को स्टिमुलेट करोगे वो भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ, तो तुम्हारी जीने की जो इच्छा है उससे तुम्हारी विटिलिटी बढ़ती जाएगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंक्रीज्ड पावर है वो ऑरा के तौर पर ऑरा बनकर बाहर निकलेगी। और अब तो अगर मैं तुम्हें इससे मारता भी हूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, हर्ट नहीं होगा। तो अब समय आ चुका है कि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ये बात सुनने के बाद टेस्लन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या हम लोग नॉर्मल मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जल्द ही इस माउंटेन से नीचे जाने में कामयाब रहूंगा। तो आखिरकार मास्टर अब हम लोग किस तरीके की ट्रेनिंग करने वाले हैं अब। तभी उसका मास्टर अपने पावरफुल फिस्ट में अपने ऑरा को जगाने लगता है, बुला लेता है, माना इकट्ठा करने लगता है। ऑरा इकट्ठा करते हुए उससे कहने लगता है कि अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप के दौरान तुम्हें मुझसे स्पेयर करना होगा, मुझसे फाइट करनी होगी। और ये कहते हुए वो काफी तो खुश नजर आ रहा है। ये बात जानने के बाद टेस्लन की तैसी हो जाती है कि वो अपने मास्टर से फाइट करेगा। और इसी तरीके से उसका जो सेकंड फेज होता है ट्रेनिंग का, उसे ट्रेनिंग करते करते 3 साल और गुजर जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बिजली किंगडम साउदर्न रीजन का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ है। यहाँ पर एक झरना बहने में लगा हुआ है और इसी झरने के पास हमें टेस्लन को दिखाया जाता है जो कि एक खंबे के पीछे एक बहुत बड़े पहाड़ के पास जाकर खड़ा हो गया है और उसे देख रहा है और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट काल्मिटी हॉर्न का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसका सारा का सारा ऑरा उसकी फिस्ट में इकट्ठा होना चालू हो जाता है और वो उसकी पावर लेवल है वो धीरे धीरे करके लेवल अप होने लगती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और जैसे ही उसकी पावर बढ़ जाती है तो वो अपने उस मुक्के का इस्तेमाल कर उस वॉल में दे मारता है जोर से, जिसके कारण उसकी जो पावर लेवल होती है वो बॉल धीरे धीरे करके टूटने लगती है। और उसको तोड़ने के बाद टेस्लन मन में सोचते कहने लगता है कि जो मेरा 3rd लेवल है क्या मेरा सच में यही लिमिट है अभी के लिए। मुझे लगता है कि अगर ये फिस्ट में बाकी मैं काम कराना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा और वर्क करना होगा इस फिस्ट पर। तभी हमें काल्मिटी हॉर्न के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा अटैक है जिसका अटैक का इस्तेमाल कर तुम अपने सारी की सारी पावर को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर शूट करते हो, क्योंकि जब तुम अपने ऑरा को एक जगह पर इकट्ठा करते हो और शूट करते हो तो वो एक हॉर्न जैसा दिखता है और इसलिए इस अटैक का नाम काल्मिटी हॉर्न रखा गया। और दिखाया जाता है कि उस वॉल में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। उसको देखते हुए टेस्लन कहने लगता है कि मुझे अगर इस माउंटेन से नीचे जाना है तो मुझे कम से कम 4th लेवल तक पहुंचना होगा और उसकी जो फाइनल स्टेज है वो 9th लेवल की है। ये एक इतना ज्यादा एक बार अगर तुम 9th लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारी जो फिस्ट है वो 9 रिंग बनाती है
और वो इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तुम किसी गॉड को भी मार सकते हो उसका इस्तेमाल कर। लेकिन जिस टेस्लन को मैं जानता हूँ उसकी जो पावर लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 7th सुपर पोजीशन तक थी। यहाँ तक कि इसके जो मास्टर ग्रैंड है वो भी सिर्फ 8 सुपर पोजीशन तक ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। और तो और मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर मैं इस माउंटेन से नीचे जाना चाहता हूँ तो इसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे कम से कम 4th सुपर पोजीशन तक उसे अपनी लिमिट को बढ़ाना होगा। और वहां से मूव करने के बाद कहने लगता है कि मेरे जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा समय बाद किसी टाउन में गए हैं, तो लगता है कि वो वापस आने से पहले वो ड्रिंक व्रिंक करके आएंगे। अगर ये पास्ट में बात होती है, पास्ट की सिचुएशन होती, तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता और इस मौके का मैं फायदा उठा लेता भागने के लिए। खैर अभी के लिए मेरे जो स्टेमिना ट्रेनिंग है मैं यहाँ पर इसे खत्म करता हूँ। और तभी वो मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगता है और अपने हाथों में माना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। और माना इकट्ठा करने के बाद एक छोटे से पेड़ पर उसे शूट कर देता है। और जैसे ही वो उसको शूट करता है तो उसको देखता है कि उसका जो माना बुलेट होता है, एरो शूट होता है, आई मीन एरो बुलेट होता है ना, वो उस पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिसको देखते हुए वो काफी देर निराश होता है और कहने लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो माना को सपोर्ट नहीं कर रही। भले ही मेरी पास्ट लाइफ की मैजिक की इतनी भी नॉलेज थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, इन मेमोरी को हासिल करने के लिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो माना को सपोर्ट ना कर रही है। इसके कारण मैं स्पेल्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस पत्थर जैसी स्टैचू जैसे दिखने वाली टेस्लन की जो बॉडी है उस पर अरिथमेटिक की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। उसका दिमाग सड़ा हुआ है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कभी मेज बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा अगर इस बॉडी में रहा तो। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसको देखकर कहने लगता है कि ये एनर्जी तो किसी ह्यूमन की नहीं लगती। और तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि मैं एक ऑर्क होता है। जिसको देखने के बाद वो काफी देर सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर वो ऑर्क उसके पास आने के बाद उससे कहने लगता है, हे ह्यूमन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और जब टेस्लन उस ऑर्क को देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके साइज और उम्र को देखकर तो ऐसा लगता है ये कम से कम 3 से 5 साल का बच्चा होगा। और इस ऑर्क को ऐसे देखता है जैसे ये किसी चीज से भागने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ये किसी अरीना जैसी जगह से भागकर आया हुआ है? और जब उसे ऑर्क छोड़ने के लिए कहने लगता है तभी तो टेस्लन उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया, ये मुझ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उस पर मारने की निगाहों से नहीं देख रहा हूँ और बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं हूँ उसको लेकर। जैसा कि मैंने सोचा था कि जो ऑर्क रेस है वो एक प्राइडफुल रेस है जो कि बिना मतलब किसी को नहीं मारना चाहती। इस सिचुएशन में भी आने के बाद भी ये इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना चाहता है बातचीत कर। तभी टेस्लन उससे पूछने लगता है, यंग ऑर्क, क्या कोई तुम्हारा पीछा करने में लगा हुआ है? ये बात सुनने के बाद वो और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम जैसा एक इंसान हमारे ऑर्क रेस की भाषा को कैसे जानता है, मॉन्स्टर रेस की। तभी टेस्लन उससे कहने लगता है कि मेरी ये किस्मत अच्छी थी जिससे कारण मुझे तुम्हारी लैंग्वेज सीखने का मौका मिला। ये बात सुनने के बाद वो ऑर्क एग्री हो जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा पीछा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तभी टेस्लन उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करना चाहोगे या फिर तुम मुझ पर भरोसा करना चाहोगे? तभी वे और उससे कहने लगता है कि तुम हमारे ग्रेस की लैंग्वेज को जानते हो तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम हमारे ब्रदर जैसे हो। और तो और मैं तुम्हारी अंतर आत्मा को झाँक कर देख सकता हूँ कि तुम जेन्युइनली और अच्छी तरीके से और सच में हमारी मदद करना चाहते हो। लेकिन डियर ब्रदर, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जान भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगी। और इस तरीके से अच्छी तरीके से बात करते हुए जब टेस्लन उसे देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये हाई रैंकिंग ऑर्क से आया हुआ है, इसकी ब्लड लाइन है वो हाई रैंक की है? तभी टेस्लन उससे कहने लगता है डायरेक्टली कि मेरे पास एबिलिटी है तुम्हें बचाने की, तुम्हारी मदद करने की, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और तभी वो अपने स्पेल्स को कास्ट करने लगता है और जो गुफा होती है उस पर मैजिक कास्ट कर देता है और उससे कहने लगता है कि जो मेरा मैजिक है इसका इस्तेमाल कर कोई भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाएगा। और जब ऑर्क उसको देखता है तो वो काफी देर सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि मेरे सेवियर, मुझे बचाने वाले तो तुम एक मेज थे। ये बात सुनने के बाद टेस्लन उससे सरप्राइज होते हुए पूछने लगता है कि ये इतने ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि मैं एक मेज हूँ? तभी वो ऑर्क उससे कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि जरा तुम्हारी बॉडी तो देखो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा वेल बिल्ड बॉडी को देखकर लगता नहीं है कि तुम एक मेज होगे। खैर वो सब छोड़ो, अब जबकि तुमने मेरी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मदद करने में लगे हो और तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारी इस मदद को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी टेस्लन नोटिस करता है कि कुछ लोग और आ जाते हैं वहाँ पर, कहते हुए आ रहे थे कि ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, क्या मुझे इतनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, वो भी इसलिए बस कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए। और तभी वो हंटर वहां पर आकर डायरेक्ट टेस्लन से चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है, हे बच्चे, क्या तुमने किसी यंग ऑर्क को यहाँ पर गुजरते हुए देखा है? और तभी उनका एक साथी कहने लगता है कि अगर तुम हमें उसके बारे में बता देते हो तो हम उसके बदले में तुम्हें एक गोल्ड कॉइन देंगे। ये बात सुनने के बाद जो आगे चिल्लाने में लगा हुआ होता है वो घबराने लगता है और वो
छोटी वाले दद्दू से पूछने लगता है, ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम उसे गोल्ड कॉइन कैसे दे सकते हो, इतना तो हमें भी नहीं मिलेगा। तभी वो छोटे वाले अंकल उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार इसे असलियत में कौन देने वाला है। बोलने में कह जाता है, पहले तो ये जान लेते कि आखिरकार ये हमें क्या बताना चाहता है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है तो हम इसे इग्नोर कर जहाँ से चाहकर सीधे उसे पकड़ लेंगे और पैसे वैसे नहीं देंगे। और उसकी इस तरह की बातें सुनने के बाद टेस्लन उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला उसके बारे में। तभी वो हंटर उससे कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी उसे उस यंग और के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। तभी वो हंटर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये यहाँ पर है, चलो सभी के सभी लोग अंदर चलते हैं। और जब ये बात टेस्लन को पता चलती है कि उसने जो मैजिक का इस्तेमाल किया था, उसका इस्तेमाल करने के बाद भी उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो उससे नहीं मिटा पाया, ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है इसके लिए। तो वो उन हंटर्स को रोकने के लिए उससे कहने लगता है कि ये जो गुफा दिख रही है वो मेरे रहने की जगह है, मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। ये बात सुनने के बाद वो हंटर भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जैसे जंगल में रहने वाले लड़के, तुम्हें पता भी है कि हम कौन है, तुम किसे रोक रहे हो। तभी जो टूटी वाला दद्दू होता है वो उसको इस तरीके से देखता है तो उससे कहने लगता है, हे ब्राइट, जरा इस बंदे को देखो, इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा है। तभी वो हंटर उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर 10 की संख्या में है, तुम्हें लगता है कि हम लोग इससे डरते हैं। और मेरी बात सुनो बच्चे, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और जरा इस बच्चे की बॉडी तो देखो, इसकी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा वेल बिल्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी तुम बच्चे थे, बच्चे और बच्चे ही रहोगे अभी के लिए। जहाँ पर वो अपने मास्टर की कई बार को याद करने लगता है, जहाँ पर उसके मास्टर ने कहा था कि तुम्हारी जो फिस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा डेडली है, अगर किसी पर तुमने अटैक कर दिया तो वो बंदा मारा जाएगा। तो उस वक्त टेस्लन ने उससे पूछा था कि मास्टर ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर उसके मास्टर ने उससे कहा था कि जो वीक है तुम उन पर दया दिखाओ, जो कि अपने हाथों की पावर से ज्यादा पावरफुल हो किसी वेपन से। तो अगर तुम किसी वेपन का इस्तेमाल करते हो उन सभी को हराने के लिए, तो उनके लिए ये किसी दया दिखाने के समान ही है। और तभी वो अपने मैजिक से एक वेपन को समन करने लगता है। और उस वेपन को समन करने के बाद टेस्लन उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें इस क्लब से हिट भी करता हूँ तो तुम लोग मरोगे नहीं। और बताया जाता है कि जिम अनब्रेकेबल वाले जो क्लैन है वो हमेशा मार्शल आर्ट पर फोकस करते हैं, जो कि वेपन इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग के मेथड के दौरान कि ये लोग वेपन को इस्तेमाल करना नहीं जानते, ये ट्रेनिंग में वेपन का भी इस्तेमाल करते हैं। और तभी जो हंटर्स की टीम होती है वो टेस्लन पर कूद पड़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और कह रहे होते हैं अटैक करते हुए, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, चलो देखते हैं कि तुम हमसे जीत पाओगे या नहीं। ऐसे एक्टिंग करने में लगे हो जैसे कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स मौजूद हो, और इस मौके का फायदा उठाते हुए टेस्लन भी भाई साहब अपनी फुल फोर्स में उस क्लब का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी हंटर्स को पीटना चालू कर देता है, और दे मार सबकी बैंड बजाते उड़ाते फिरने लगता है, वो भी एक एक अटैक में। ये बात देखने के बाद बाकी के हंटर डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि शिट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें सभी को एक साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा। और यह बताने लगता है कि जो सोल पर्पस है इस क्लब आर्ट का, ये टेक्निक का, वो किसी को मारने का नहीं है या फिर इससे किसी से फाइट करने का नहीं है, बल्कि में बस अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जब टेस्लन उन सभी को इतनी ज्यादा आसानी से हराने लगता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि देखा जाए तो ये सारे के सारे हंटर्स हैं जो कि स्वॉर्ड को चलाना जानते हैं और ये काफी ज्यादा कैपेबल हैं, अपनी जिंदगी काटने के लिए, पैसे कमाने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे के सारे मर्सनरीज हैं। तो ये सारे के सारे इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं? और क्लैन के रूल्स में ये भी कहा जाता है कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए इस क्लब का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस होता है। जब वो उस क्लब से बाकी के मेंबर्स को हराने में लगा हुआ होता है उन हंटर्स के, तब पीछे से हमें उस छोटी वाले अंकल को दिखाया जाता है, दद्दू को, जो कि अपने स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो पूरी तरीके से मुड़ जाती है और टेस्लन को बिल्कुल भी एक खरोच नहीं आती, जिसको देखकर टेस्लन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस जैसी स्वॉर्ड मेरी बॉडी पर काम क्यों नहीं की, क्या ये वाकई में किसी ह्यूमन की बॉडी है? मुझे पता है कि ये मेरी बॉडी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? और एक ही अटैक में उस दद्दू को दूर भेज देता है उठा के। और तो और इस क्लब का इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट पार्ट पता है गाइस आप सभी को, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते तो इससे कोई मरता नहीं है, भले ही तुम्हारी हड्डियां टूट जाएं, तुम्हारे जॉइंट्स इधर उधर हो जाएं, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम नहीं मरोगे। ये कहते कहते उन सभी को बुरी तरीके से धो डालता है, उनकी हड्डियां चूर चूर करने लगता है और इतना मारता है कि उसका क्लब भी टूट जाता है। और कहने लगता है मन में सोचते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कितना भी मार लूं, चिंता मत करो, लेकिन तुम लोग मरने नहीं वाले। और तभी इतना पीटने के बाद वहां पर जितने भी हंटर्स के मेंबर्स होते हैं वो लोग जमीन पर पड़े होते हैं मार खाने के बाद। तभी वो हंटर चिल्लाते हुए, घबराते हुए, कपकपाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे साथ ऐसा करने की, जल्दी से अपना नाम बताओ। और जब इस तरीके से हंटर को बात करते हुए टेस्लन सुनता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अभी तक अपना ज्ञान नहीं लिया, तुम में अभी भी इतना ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है, और ये बात बिल्कुल भी फेयर नहीं होगी कि तुम्हारे सारे के सारे दोस्त जमीन पर पड़े हुए हैं और तुम यहाँ पर इस तरीके से खड़े हुए हो। और तभी वो बचे कुचे क्लब से उसके मुंह पर एक जोरदार
हिट कर देता है, जिसके कारण वो बंदा भी जमीन पर गिरने लगता है चिल्लाते हुए और उन सभी को यहाँ से भागने के लिए कहने लगता है कि तुम पहली फुर्सत में निकल लो। और वो सारे के सारे हंटर मार खाने के बाद कपकपाते हुए एक दूसरे के सारे वहाँ से निकलने लगते हैं। और उसका क्लब टूटने के बाद वो मन में अपने आप से ही कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार चीज थी कि उनको मैंने इस तरीके से पीटा। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि वो लोग इतनी जल्दी चले गए और हमारा जो मैच है, मेरे समय है वो फन वाला, वो जल्दी समय खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए और उन्हें इतनी ही अच्छी तरीके से पीटना चाहिए बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अननोइंगली किसी को इसको खुद से नहीं पता है कि जो जिम अनब्रेवेबल का जो फिलोसफी है वो इससे इन्फ्लुएंस होने लगा है। खैर वो सब छोड़ो, तभी वो जो यंग ऑर्क होता है वो उस गुफा से बाहर निकलता है और उसका धन्यवाद कहने लगता है और उसका धन्यवाद कहते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारा जो तुमने मेरी जो मदद की है ना आज, इसको मैं अपनी पूरी पूरी लाइफ भर नहीं भूलने वाला और इसका जो कर्ज है मैं एक ना एक दिन फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। और इस तरीके से वो अपने सर को झुकाते हुए जब टेस्लन उसे देखता है तो कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है एक वॉरियर को अपना सर झुकाते हुए किसी के सामने। तभी वो यंग ऑर्क उससे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली है और तुमने मेरे लिए एक नया रास्ता भी खोल दिया है, तो तुम आज से और अभी से मेरे मेंटोर हो और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए तुम्हारे लिए स्वॉर्ड भी उठाने के लिए तैयार हूँ, फाइट करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। और तभी टेस्लन बताने लगता है मन में सोचते हुए कि ऑर्क्स के जो कल्चर है उसमें मेंटोर उन्हें कहा जाता है जो कि उनको पूरी की पूरी जिंदगी को गाइड करते हैं। ये बिल्कुल उन नाइट्स की तरह है जो कि अपने लॉर्ड को सर्व करते हैं ह्यूमंस में। तब ये जो ऑर्क होता है वो टेस्लन का नाम पूछने लगता है उससे और तभी वो अपना नाम बताने लगता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है और थोड़ा सोचते हुए अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम रेफेनहार्ट है, मेरा पूरा नाम रेफेनहार्ट वाल्ड एंट्रेस है। ये नाम सुनने के बाद वो ऑर्क उससे कहने लगता है कि मैं इस नाम को हमेशा याद रखूंगा। तभी टेस्लन उस ऑर्क से पूछने लगता है कि ये दुनिया है वो सिर्फ ह्यूमन से बिलोंग करती है कि आखिरकार तुम कहाँ जाओगे अब और तुम्हारे दिमाग में कहाँ जाने का प्लान बना रखा है। तभी वो ऑर्क ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो कंटिनेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर मेरी बॉडी को आराम करने के लिए कोई ना कोई जगह तो जरूर मिल जाएगी और अगर मुझे कोई जगह नहीं भी मिलती है तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँ। अगर मैं किसी स्लेव की जिंदगी जीऊंगा तो मैं मरना ज्यादा प्रेफर करूंगा, वो भी किसी वॉरियर की तरह। तभी टेस्लन उसे नेमलेस आइलैंड के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि वे एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जैसे जो लोग हैं वो उस जगह को ट्रायल का ग्राउंड कहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर कई सारे ऑर्क छुपकर रहने में लगे हुए हैं और वह ब्लू बियर्ड ट्राइब है। और तभी वे ऑर्क वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय। और तभी टेस्लन उसको जाते हुए देखता है तो चिल्लाते हुए उससे पूछने लगता है कि वो सब छोड़, तुम अपना नाम बताओ मुझे। और तभी वो जो ऑर्क होता है वो मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं क्रोटा का बेटा लेटेक्स एक्स का हायर और मेरा नाम टेथेट है। और ये बात सुनने के बाद टेस्लन काफी देर से शॉक हो जाता है और ये टेथेट और कोई नहीं है बल्कि मैं उस डीमन लॉर्ड का वही 4 हेवनली किंग्स में से एक ऑर्क वॉरियर था ना, वो वही है। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये जो ऑर्क है वो मेरे फ्यूचर लाइफ में, मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं बड़ा हो गया था, ये ब्लू बियर ऑर्क ट्राइब का लीडर था। इसने कई सारी ह्यूमंस आर्मी को अकेले संभाल लिया था वॉर के दौरान। और वो टोटली कंफ्यूज होते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ओरिजिनल टेस्लन है क्या वो वाकई में उसकी पास्ट लाइफ में इस ऑर्क से मिला था क्या। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो मुझे ही लगता है कि वो उसने किसी ऑर्क की मदद की भी होगी। लगता है किस्मत का जो पहिया है वो पूरी तरीके से घूम चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। ये वाकई में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फेटफुल एनकाउंटर है। और वो टेटेट को वहां से जाते हुए बस देखने लगता है और उन मेमोरीज के बारे में याद करने लगता है जहां पर उसका एंथ्रेस एम्पायर था और किस तरीके से उसके जो वॉरियर था उसने उसका साथ दिया था अंत तक। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो ट्रोल था और जो डार्क एल्फ सीरीज और एक ड्वार्फ और वो डीमन लॉर्ड, इन सभी के बारे में याद करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग जल्द ही जरूर मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर और ब्रेव वॉरियर के डिसेंडेंट्स। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और इसी तरीके से आधी साल और गुजर जाते हैं, 6 महीने और गुजर जाते हैं जब से वो टेथेट से मिला है, जहाँ पर उसके मास्टर के साथ वो फाइट करने में लगा होता। तभी उसके मास्टर उस पर अपने फुल पावर से अटैक करने लगते हैं। फुल पावर तो नहीं, हाँ पावरफुल से अटैक करने लगते हैं और कुछ नहीं, और अपने क्यूब ब्लड से उस पर अटैक करते हैं। और तभी उसकी जो क्यूब ब्लड होती है वो काफी तो पावरफुल दिख रही होती है, जिसको देखते हुए वो काफी तो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा। और तभी उसका मास्टर फिर से स्पाइरल गार्ड इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उसके अटैक को बीच में ही काट सके। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो टेस्लन पर जरूर पड़ता है और वो पीछे हटने लगता है और उसको इस तरीके से सामना करते हुए उसके अटैक से देखता है तो उसका मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो रोकने की तरीका है और जो स्पाइरल गार्ड है वो समिट तक असेंड हो चुकी है और तुम्हारा लेवल अप भी हो चुका है। मुझे अभी भी वो पल इस तरीके से याद है जैसे कि वो पल कल ही हुआ हो, जब तुमने कहा था कि तुम टेस्लन नहीं हो, तुम रेफेनहार्ट हो। जब तुमने मुझसे बहुत ज्यादा मार खा ली थी तब से तुम ऐसा कहने में लगे हुए थे। ये बात सुनने के बाद टेस्लन अपने मास्टर से कहने लगता है कि आखिरकार तुम उस बात को अब क्यों कहने में लगे हुए हो जिस बात को ऑलरेडी 6 साल गुजर चुके हैं। तभी उसका मास्टर सोचते हुए टेस्लन से कहने लगता है कि तुम्हें सिखाते सिखाते मुझे 10 साल गुजर चुके हैं और तुम उन 10 सालों के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो, लेकिन फिर भी
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारी जो हाइट है वो क्यों नहीं बढ़ी है। ये बात सुनने के बाद उसके घबराहट के कारण पसीने छूट जाते और उससे कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब क्या है मास्टर कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी है, मैं ऑलरेडी 190 सेंटीमीटर ऊंचा हो रखा हूँ। तभी उसका मास्टर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, मान नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो जिम अनब्रेकेबल के क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल हाइट्स होती है वो कम से कम 2 मीटर्स की होती है, जहाँ पर उसके जो फर्स्ट मार्शल किंग थे उसकी हाइट भी इतनी ही थी, सेकंड के भी और थर्ड के भी, और जो प्रेजेंट का मार्शल किंग है उसकी भी हाइट 2 मीटर से ज्यादा की है। तभी उसका मास्टर उसका सर पकड़ते उससे कहने लगता है कि जो ब्रीथिंग टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई थी क्या तुम वाकई में रेगुलरली उस टेक्निक का इस्तेमाल कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इसको देखते हुए जो डीमन किंग है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि पास्ट लाइफ में मैं जिस टेस्लन से मिला था, खैर देखा जाए तो उसकी जो हाइट साइज थी उसका भी 2.3 मीटर था। और वो मास्टर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी इस तरीके से बनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ मास्टर। दूसरी तरफ वो मन में सोचते हुए अपने चेहरे को बेकार बनाते हुए कह रहा होता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हारी दी गई टेक्निक को फॉलो नहीं करने वाला, मैं इससे और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहता, बड़ा होना चाहता, और अगर मैंने उस ब्रीथिंग टेक्निक का अभी इस्तेमाल किया तो मेरी जो बॉडी है वो किसी मॉन्स्टर की तरह बन जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है खैर उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, अब जबकि तुम्हारी बॉडी इतनी छोटी है लेकिन तुम्हारी बॉडी में तुम फिर भी अभी भी पावरफुल हो और तुम्हारी बॉडी कितनी भी अटैक को झेल सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। तो टेस्लॉन आज मुझे अपना फाइनल रिजल्ट दिखाओगे आखिरकार तुमने इस ट्रेनिंग के दौरान कितना और क्या सीखा है। और तभी वो वहाँ पर खड़े होकर कंसंट्रेट करने लगता है अपने ऑरा को, और अपने ऑरा को कंसंट्रेट करते हुए अचानक से जंप मारता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है। और उड़ने के बाद वो जमीन में कूदते हुए कालमिटी हॉर्न टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, वो भी फुल फोर्स के साथ। वह अपने मास्टर को अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक दिखा रहा है, और जब वह ऐसा कर रहा होता है तो उसका हाथ किसी मीटियोराइट की तरह दिख रहा होता है जैसे जमीन पर गिर रहा हो। और जब वह अटैक जमीन पर टकराता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पता चलता है कि वो फोर्थ सुपर पोजिशन कालमिटी हॉर्न का इस्तेमाल कर सकता है अब से। और इसका इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होने के कारण आसपास का पूरा एरिया जो कि बर्फ से जमा हुआ होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और तबाह हो जाता है। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका भी होता है इसी के साथ। और उसका मास्टर जब उस धमाके को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरे स्टूडेंट तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो। और खुश होते हुए टेस्लन से उसका मास्टर कहने लगता है कि तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, अब जब तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, तुम किसी भी मार नहीं खाओगे इतनी आसानी से। और ये बात जानने के बाद टेस्लन भी काफी ज्यादा खुश होता है कि वो अब फोर्थ सुपर पोजीशन का इस्तेमाल कर सकता है कालमिटी हॉर्न का। और जब वह सोचने में लगा ये होता है तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम इस माउंटेन को छोड़कर बाहर जाओ और आउटसाइड के वर्ल्ड को घूम कर आओ और पता लगाओ कि दुनिया कैसे काम करती है। ये बात जानने के बाद टेस्लन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है अभी तक रेनहार्ट, मेरे स्टूडेंट, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। और एक बात का ख्याल रखना कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कोई बुरे बंदे बनते हो या फिर कोई अच्छे बंदे बनते हो, ये तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी जियो अपनी तरीके से, तुम जैसे चाहे वैसे जिंदगी को जी सकते हो। और मेरे द्वारा दी गई ट्रेनिंग को तुमने अभी तक जिस तरीके से झेला है उसका जो रिवॉर्ड है वो मैं तुम्हें इस तरीके से देना चाहता हूँ। ये बात जानने के बाद वो काफी देर तक शॉक हो जाता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि मेरे मास्टर रास्टल ने 60 इयर्स पहले मुझसे कही थी कि अपनी लाइफ में 3 चीजों का हमेशा याद रखना, कि तुम्हारी जिंदगी में सच सही है ये चीज कि तुम पैसे के पीछे भागो और तुम पैसा हासिल करो, लेकिन जो पैसा है वो कभी भी गलत तरीके से नहीं हासिल करना। ये बात सुनने के बाद टेस्लन का मास्टर अपने मास्टर से कहने लगा होता है, मुझे लगा कि आपने कहा कि मैं विलन बन सकता हूँ। तभी टेस्लन का मास्टर उससे कहने लगता है, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर तुम वाकई में विलन बनना चाहते हो तुम एक डिग्निफाइड विलन बनो, एक विलन की वैल्यू भी होनी चाहिए, इज्जत भी होनी चाहिए, कम से कम तुम्हारी एक खुद की स्टाइल तो होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आपका आइडियल तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तभी दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा होते हो देख रहे हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। क्या ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं होगा कि अगर तुम पूरी की पूरी लाइफ पर अपने दूसरे के सम्मान के साथ जियो और लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। तभी उसका मास्टर अपने मास्टर से कहने लगता है, आपके कहने का मतलब है कि जिसे इंसाफ नहीं मिला है उसकी मदद करो, ना कि किसी कमजोर की मदद करो। तभी उसका मास्टर उसके मास्टर से कहने लगता है कि तुम कमजोर हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आखिरकार जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो तुमसे कमजोरों से तो भरी हुई है, तो आखिरकार तुम पता कैसे लगाओगे कौन सा बंदा कमजोर है और कौन सा पावरफुल। और मेरी तीसरी बात का हमेशा ख्याल रखना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तुम इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जो हमारी जिम अनब्रेकेबल की जो लेजेसी है वो हर कीमत पर आगे बढ़नी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का ख्याल रखना। तो तुम्हें अपनी लाइफ में अपने एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना होगा जिससे कि तुम अपने पूरी की पूरी टीचिंग्स को अपने स्टूडेंट को सिखा सको। मेरी बात का ख्याल रखोगे, समझ में आया तुम्हें ये बात? तभी टेस्लन उससे क्या लगता है, जी मास्टर मैं समझ गया, मैं इसे दिल में बैठा के रखूंगा इस बात को। तभी उसका मास्टर उसे एक पाउच देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि इस तरीके के इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, तो तुम्हें पूरी की पूरी जिंदगी पर उसे ढूंढने के लिए समय बिताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा मौका आता है कि वो ऐसा बंदा या बच्चा मिल गया है तो तुम उस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना अपने हाथ से, इस बात का ख्याल रखना। और तुम इस बैग को रख सकते हो, इसमें तुम्हारे कुछ कपड़े वगैरह होंगे और तुम्हारे ट्रेवल मतलब आने जाने का खर्चा पानी। ये बात देखने के बाद वो सरप्राइज होते हैं। टेस्ला उससे कहने लगता है कि आप मुझे बस 30 सिल्वर कॉइंस दे रहे हो, मुझे लगा था कि वेस्ली किंगडम में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेंशन है आपके पास कैपिटल में, तो मुझे लगा था कि आप मुझे थोड़े और ज्यादा पैसे देंगे। और जो 30 सिल्वर कॉइंस है उससे तो ये जो आम बंदा है जो कॉमनर है वो आधा साल तक जी सकता है। तभी टेस्ला का मास्टर उससे कहने लगता है कि हमारा जो मार्शल आर्ट्स क्लैन है उसके कुछ रूल्स हैं और रूल्स के मुताबिक जो भी नया बंदा दुनिया घूमने के लिए जाता है उसे फिक्स अमाउंट दिया जाता है पैसा खर्च करने के लिए। और आजकल के समय में तो हमने वो प्राइस बढ़ा दी है। मेरे समय में तो मुझे सिर्फ 25 कॉइन मिले थे सिल्वर कॉइन। और तभी उसे एक कागज देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम ये पकड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा हुआ है स्टेलर्ड माउंटेन्स में, और तुम उस जगह की जो लोकेशन है वो तुम इस मैप के द्वारा ढूंढ सकते हो। अगर तुम कभी भी बाई चांस उस जगह से गुजरते हो तो तुम उस जगह को सर्च करने के लिए फ्री हो और कभी भी वहां पर जा सकते हो। और इसी तरीके से वो वहां से तैयार होकर वहां से निकल पड़ता है थोड़ी देर बाद, और जाते जाते पीछे मुड़कर मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या ये मेरे लिए सच में सही रहेगा इस माउंटेन को इस तरीके से छोड़कर जाना, क्या मैं वाकई में इस जगह से आजाद हो चुका हूँ। और जब वह इस बारे में सोच ही रहा होता है कि इमोशनल बहुत हो रहा होता है, तभी अचानक से उस पहाड़ में उस माउंटेन में एक जोरदार धमाका होता है जो कि आसमान में एक रेज निकल रही होती है ऑरा की, जिसको देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है अबे मम्मा मियां ये क्या हो गया रे। जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका मास्टर अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है आसमान की तरफ और कह रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम जा सकते हो, तुम अब आजाद हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को अटैच नहीं करना चाहिए मेरे स्टूडेंट, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना और जो भी डिसीजन लो दिल खोल कर लेना। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तुम ऐसी टेक्निक के इनहेरिटेटर हो जो कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। और जब वो अपने मास्टर को इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए दिखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए टेस्ला वहां से भागना चालू कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है, यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो दद्दू दिख रहे होते हैं वो विलेज चीफ होते हैं। तभी एक बंदा आता है उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है विलेज चीफ। तभी विलेज चीफ वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे जो चीज सच लगती है मैं तो वो कहूंगा, भले ही मुझे अपनी जान दाव पर ही क्यों न लगानी पड़े, भले ये कोई नोबल वगैरह ही क्यों ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि नोबल कोई नाइट वगैरह वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है क्या मैटर हो गया विलेज चीफ। तभी विलेज चीफ उससे कहने लगता है कि आपके और आपके नाइट ने यहाँ पर जो खर्चा खाने पीने का और रहने का जो खर्चा जो टोटल हुआ है आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। तभी वो नाइट एक्शन मारते हुए उसकी तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंकता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जरा इन तुच्छ इंसानों को तो देखो, किसी कीड़े मकोड़े की तरह फिरते रहते हैं और कुछ नहीं। और देते हुए कहने लगता है वो गोल्ड कॉइन इतना काफी होगा मुझे लगता है। और तभी विलेज चीफ जब उस कॉइन को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जब उसे कॉइन उसके हाथ में वो नाइट देखता है तो अपने ही आप में खुशियां मनाते मन में सोचते कह रहा होता है लगता है कि इस पीसेंट ने यानी कि इस तुच्छ इंसान ने अपनी पहली लाइफ में इस इतना बड़ा कॉइन देखा होगा, डक्ट देखा होगा, करेंसी है डक्ट, शायद इसलिए इतना ज्यादा शौक है। लेकिन जो विलेज चीफ है वो उससे डायरेक्टली मुंह पर कह देता है कि सर जो आप मुझे जो करेंसी दे रहे हो ना उतनी काफी नहीं होगी जितना आपने खर्च किया है। ये बात सुनने के बाद वो नाइट भड़क पड़ता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम पीसेंट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, तुझे लगता है कि मैं नोबल हूँ तो मुझे पता नहीं होगा कि मार्केट प्राइस क्या है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक नाइट को इस तरीके से कहने की। और वो विलेज चीफ को मारना चालू कर देता है वो नाइट। और जब वो इस तरीके से मार खाते हैं तो वो सभी के सभी लोग मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये तो किसी डाकू के डकैत की तरह है, ना कि कोई नाइट्स हैं। इन्होंने हमारे पूरे के पूरे घरों पर कब्जा कर लिया है और हमारे जितना भी अनाज था सारा का सारा अनाज खा गए, वो भी सिर्फ इस तुच्छ मनी के लिए कि ये वाकई में ट्रांसपोर्टेशन फी और लेबर फीस के बारे में कुछ नहीं सोचता। तभी वहाँ पर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और उससे कहने लगता है क्या हुआ सर एडवर्ड, इस नाइट का नाम पता चलता है, इस नाइट का नाम एडवर्ड होता है। तभी वो नाइट उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग लॉर्ड स्टीफन। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बवाल वाली एल्फ को, और वहाँ पर एक नाइट को दिखाया जाता है ये किसी क्लैन का यंग मास्टर होगा और इस बंदे का नाम स्टीफन है, जो कि उन चीफ विलेज और उसके मेंबर्स को देखने के बाद उन्हें गालियां देते हुए उससे कहने लगता है कि तुच्छ इंसान हमेशा तुच्छ इंसान ही रहेंगे, तभी तो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी इन पीसेंट को मर्सी नहीं दिखानी चाहिए, दया नहीं दिखानी चाहिए। अब जबकि उन्हें अपनी औकात के बारे में नहीं पता तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनकी औकात हमें हम लोग उन्हें दिखाएं। और इसी औकात वाले सीन के साथ मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। और अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देते हैं तो आप जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कर लोगे और जिन्होंने भी नहीं किया है वो भी कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।